Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल की हम तैयारी करवा रहे हैं पूरे 11th और 12th के सिलेबस को कवर करते हुए एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड और थरो तैयारी। कैसे? क्योंकि ये किताब जो Cengage मैथमेटिक्स का पैकेज है ये सिर्फ एक किताब नहीं 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसके थ्रू ये पूरा IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड का थरो आपका सिलेबस कवर करते हैं बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। और हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, हर न्यूएंसेस हर कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स, एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस और चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो बेशक एक अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हमारी कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, हमारा कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता। हम बिल्कुल भी ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन जैसे कंसेप्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। हमारे नोट्स के लिए ई बुक्स या PDFs के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर आपका चल रहा है पैराबोला, इसमें हम बात करेंगे कि सर अगर किसी पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉप किया जा रहा है, नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन इस बार उन हालातों में कि जब वो पॉइंट पैराबोला पर एग्जिस्ट ना करे। आप बात समझ पा रहे हैं? सर अभी हमने पढ़ा कि अगर नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया वो पॉइंट पैराबोला पर ही था, उस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमने इक्वेशन निकालना सीखा, बिल्कुल सीखा। लेकिन सर अगर हालात ऐसे हो कि मान लो आपको पता नहीं है वो पॉइंट नॉर्मल जो है वो पैराबोला पर नहीं है, आपको ये दिया गया है कि पॉइंट कहीं है, मतलब उस XY प्लेन में कहीं है, वहां से उस पॉइंट से आपने इस पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉ किया, तो पहली बात तो क्या पॉसिबल है कि आप कहीं से भी ड्रॉ कर पाएं, इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, अगर आपने वो नॉर्मल ड्रॉ किया है तो कितने नॉर्मल बन सकते हैं। तीसरी बात, वो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। एक अच्छा डिस्कशन होगा और कई सारे सवालों को अनर्थ करेंगे आज हम इस क्वेश्चन में। अनर्थ नहीं, अनअर्थ, मतलब इंग्लिश वाला UNEARTH। चलिए भाई, तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं एक अच्छी तैयारी के साथ। बस आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो और एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटाइल लाओ। बस यही हमारा मोटिव या कोशिश है। क्या लिखा है देखो भाई, वो कह रहे हैं देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मेरा यकीन करिए एक सबसे अच्छी टेक्निक जो हमने हमेशा से पढ़ी है वो यही कि आपको पैराबोला की अगर इक्वेशन दे दी गई है तो आप पैराबोला को करिए डिफरेंशिएट, उससे आपको टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। और नॉर्मल की स्लोप आते ही जिस पॉइंट से आपको उस पर नॉर्मल ड्रॉ करने को बोला गया वहाँ से लिख दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल की जब आप स्लोप निकालोगे तो वहाँ x और y की जगह क्या पास करोगे, बस उसी प्रॉब्लम को हम खत्म करना चाह रहे हैं। मैं एक स्टैंडर्ड से केस की अगर आपसे बात करूं तो एक स्टैंडर्ड सा केस क्या आता है। सर हम जानते हैं अगर आपका पैराबोला है, मैं पहले इस केस की बात करूं फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि और कैसे इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। पहले सुनिएगा, अगर मेरे पास एक पैराबोला है y² = 4ax जिसकी मैं नॉर्मल की स्लोप मान लूं m, तो हम जानते हैं सर आपके नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है इन अ स्लोप फॉर्म y = mx - 2am - am²। आई होप ये आपको याद है। अब सर मेरा आपसे ये कहना है कि क्लियरली हम ये जानते हैं, हमें बोला जा रहा है एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, हमें क्या बोला जा रहा है, जैसे मानना, अब बात को समझने की कोशिश करना। ये आपका क्या रहा होगा, ये रहा होगा लेट्स से सर आपका y एक्सिस है ना। आई एम रियली सॉरी, इससे हम कर देते हैं ठीक और ले लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ये रहा मान लो सर आपका y एक्सिस, बिल्कुल सही बात है सर। और इसी तरीके से आप बना लोगे कि आपका एक x एक्सिस, ये रहा आपका क्या x एक्सिस, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन दोनों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एक पैराबोला दिया, लेट्स से आपका ये एक पैराबोला है ना। अब इस बात को ध्यान से समझना, मान लो एक एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, लेट्स से देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ये वाला, और इस पॉइंट को आप कहते हो क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1। अब सर एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट से आप कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं कहूँ आपसे तो सर एक नॉर्मल तो मुझे सीधा सीधा से दिख रहा है, लगभग यहाँ अगर आप देखें तो एक नॉर्मल आपको बनता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लगभग ये एक परपेंडिकुलर लाइन आपको बनाकर यहाँ पर दे देगा। क्या आप सब मेरी इस बात से एग्री करते हो? क्या आप सब इस बात को समझ पा रहे हो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? तो लगभग, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही, पर हाँ लगभग एक 90 डिग्री एंगल है। बहुत अप्रॉक्सीमेटेड सा एक डायग्राम हमने ड्रॉ करने की कोशिश की। तो ये वो सिनेरियो है जिसकी आज हम बात करें कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रॉप किया जाए तो क्या। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल हो, अगर मुझे पता होती मान लो इसकी स्लोप, जो कि नहीं पता है तो मैं मान लेता हूँ m,
तो क्या स्लोप फॉर्म में मुझे इसकी इक्वेशन पता है? हाँ सर, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am स्क्वायर आपकी इक्वेशन हो जाती है। तो आप मान लेते हो सर इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am, रियली सॉरी, माइनस am क्यूब। आई थिंक क्यूब ही है स्क्वायर, आई थिंक इट शुड बी अ क्यूब बेसिकली, यस इट शुड बी अ क्यूब है। यहाँ पे ये होना चाहिए बेसिकली एक क्यूब, राइट। तो यहाँ पर ये इस चेंज के साथ आप आगे बढ़ोगे कि यहाँ पर आप लिखोगे क्या भाई, क्यूब। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक ये तो चीज़ें सॉर्टेड है। अब एक बात का जवाब दो, अगर यहाँ पर इस पैराबोला की टेंजेंट सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन में मैं एक बहुत खास बात जानता हूँ, जो नहीं जानता वो ये कि वो m है, स्लोप जो है वो m है, ये मुझे फिगर आउट करना है। लेकिन इससे पहले क्या मैं ये जानता हूँ कि सर ये जो नॉर्मल है ये आपने इस पॉइंट से ड्रॉ किया है, तो शैल आई से नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी? अभी मैं एल्जेब्रिकली समझा रहा हूँ तो शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो मैं कहूँगा कि ये जो इक्वेशन है ये x1, y1 को सेटिस्फाई करेगी। तो आप लिखोगे y1 इज इक्वल टू m x1 माइनस कितना 2am माइनस am क्यूब। अब चूंकि m अननोन था और अगर मैं आपको ध्यान से इस इक्वेशन को देखने को कहूं तो आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन तो मुझे m में एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, m में यह इक्वेशन हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है। और अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स आना तय हैं भाई? सर इसके एटमोस्ट 3 रूट्स आना तय हैं। इसके कितने रूट्स आएंगे सर? इसके मैक्सिमम 3 रूट्स आ सकते हैं और मिनिमम 1 रूट तो आएगा ही आएगा। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस चैप्टर पढ़ाते वक्त। तो मिनिमम 1 रूट तो आएगा ही आएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 रूट से आ सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका ये मतलब होगा कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मिनिमम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट एक्स वाई पर कहीं पर भी कोई पॉइंट आप ले लो, उससे मिनिमम आप एक नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही सकते हो और मैक्सिमम 3 आप नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो किसी एक पॉइंट से जो कि उस पैराबोला पर लाई नहीं करता है वहां से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और यही वो बात है जब आपको m की 1 से ज़्यादा वैल्यूज मिलती है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट जो पैराबोला पर लाई नहीं करता है वहां से आप एक नॉर्मल तो किसी भी हाल में ड्रॉप कर ही सकते हो अनडाउटेडली, पर ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी आप 3 भी कर पाएंगे, पर 3 से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। डिड यू गेट माई पॉइंट? सर ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं कुछ एग्जाम्पल से बेशक इसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो चिंता मत करिए, पर पहले ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। हम सीधी सी बात समझ पा रहे हैं कि जो इक्वेशन थी वो कैसी बनी सर? वो एक m में क्यूबिक इक्वेशन बनी। इसका एक क्लियर सा तात्पर्य है कि इसका मिनिमम 1 रूट तो होगा क्योंकि एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है m क्यूब, तो हम जानते हैं मिनिमम एक बार तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वो m क्यूब वाली पॉलिनोमियल डिग्री, मतलब m का एक वैल्यू तो मिलना तय है, मतलब वो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होगी मिनिमम m की एक वैल्यू के लिए। और मैक्सिमम क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी मिलेंगी m की? सर मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेंगी आपको कितनी मिलेगी? 3। तो आप निश्चिंत रहिए हमेशा कि आप हमेशा कम से कम एक नॉर्मल तो हर पैराबोला को किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर ही सकते हैं। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट अगर आपने पकड़ा और पूछा जाए कि इससे कितने मिनिमम नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं तो सर 1 तो होगा, बाकी का नहीं पता। बात समझ आई क्या? चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो हमारा फिलॉसफी, हमारा जो तरीका रहा है वो तो यही कि हम क्वेश्चन के थ्रू इसे कंसोलिडेट करेंगे। आपके सामने पूरा क्वेश्चन रखा हुआ है, हर एक चीज़ आपको बताई गई है, इसको कैसे सोचना है ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं। सर क्या थॉट होगा, कैसे निकालेंगे? आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आप अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हो तो आप आराम से सोच पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो वो कह रहे हैं 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पैराबोला x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y इज इक्वल टू 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द नॉर्मल्स। मेरा यकीन करिए आसान है। ऐसे कैसे आसान है सर? आप यकीन तो करिए। आप सारी बातें छोड़ो, आप सारी बातें छोड़ो। क्या आपको वो नॉर्मल की इक्वेशन पता है? सर वो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में होती थी, ऐसे हर बार तो हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है? मेरा आपसे कहना है क्या पहले तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, इसे उस फॉर्म में सोचूं जो हम सोचते आए हैं, या इसके अलावा एक आसान सा तरीका मैं ये सोचूं कि इसमें मैं इसे डिफरेंशिएट कर लूं? बिल्कुल डिफरेंशिएट कर लो। सर डिफरेंशिएट क्यों करना है? डिफरेंशिएट इसलिए करना है जनाब क्योंकि मैं नॉर्मल तक पहुँचना चाह रहा हूँ या नॉर्मल की स्लोप तक पहुँचना चाह रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात है। आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो 7,14 से इस पैराबोला पर। एक काम करते हैं, इस पैराबोला को डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना?
2x, माइनस 8x का डिफ्रेंशिएशन -8, माइनस 16y का डिफ्रेंशिएशन -16y डैश, या फिर y डैश अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे क्या लिख लेंगे -16 टाइम्स dy/dx, और 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होता है। सर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल लीजिए, और क्या कर सकता हूँ, मैं इस पार्ट को उठा के उधर रखता हूँ। तो जब मेरी मंशा है कि मैं इस पार्ट को उठा के उधर रखूँ तो इसको मैं शायद ऐसा लिख दूँ तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगी ये बात। सर आप 2 हटाना चाह रहे थे तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 2 हटा दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 4 और यहाँ लिख दूंगा 8, है ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे आई थिंक 8, कोई आपत्ति तो नहीं। सर आप dy/dx निकालने में अगर इंटरेस्टेड हो तो शैलाई से ये 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या दिखेगा x - 4/8 इज इक्वल टू dy/dx। लेकिन टेक्निकली ये जो आपकी स्लोप आई है, जहाँ पे x की वैल्यू पता लगना अभी बाकी है, क्योंकि ये x वो पॉइंट है जहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है, ये वो x वो कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट के उस पॉइंट का जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया उस पैराबोला पर जो लाई करता है पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसका ये x कोऑर्डिनेट है ना। ये तो वो एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इसके x की वैल्यू 7 यहाँ मत रखिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको टेंजेंट की या नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो आपको यहाँ पर, पहली बात तो ये नॉर्मल की स्लोप नहीं है, टेंजेंट की स्लोप है। नॉर्मल की स्लोप के लिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, पर जो भी आप निकालना चाहें, टेंजेंट की स्लोप या नॉर्मल की स्लोप, तो इसमें x और y जो भी दिखें उनमें x और y की जगह आप कौन सा कोऑर्डिनेट रखेंगे, वो कोऑर्डिनेट रखेंगे जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल या टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, और वो पॉइंट बेशक पैराबोला पर लाई करना चाहिए। यहाँ पर ये उस कर्व पर लाई नहीं कर रहा है, कर्व के बाहर है, तो ये एक अलग सिनेरियो है। पर आपको इतनी बात समझ आई क्या? इस बात में कोई डाउट है जब मैं कह रहा हूं आपसे कि x - 4 जो आपका आ रहा है, x - 4/8, या आपका आ रहा है dy/dx, और बेशक यहां से मैं नॉर्मल तक भी पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट है h के इस पैराबोला पर, आप सोच के देखो, मैं एक रैंडम सा पॉइंट मान लेता हूं h के इस पैराबोला पर, तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर? इस छोटी सी बात को समझो स्टूडेंट्स, इस पैराबोला पर, जैसे मैं एक रैंडम सा पैराबोला बना ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, इस पैराबोला पर हमने क्या माना, एक पॉइंट h के। सर मान लो वो जो आपने नॉर्मल बनाया है ना, वो जो आपने नॉर्मल बनाया है वो इस h, k पर बनाया है, मान लो जो आपने नॉर्मल बनाया है वो इस h, k पर बनाया है। अब आप एक बात बताओ सर ये तो इस नॉर्मल पर किसी पॉइंट x, y पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी सर? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो कितना हो जाएगा -8/x - 4, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ सर? मैं इसे लिख सकता हूँ 8/4 - x। ये आपकी क्या हो जाएगी? स्लोप। डिड यू ऑल गेट दैट? ये किसकी स्लोप होगी सर? ये आपकी स्लोप होगी किसकी? उस नॉर्मल की। क्या आप मेरी उस बात से एग्री करते हैं? लेकिन सर इस नॉर्मल के फीट के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे लिए वो क्या है? h, के। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? x, तो x की जगह क्या रख दूंगा? h। बहुत ध्यान से सुना, बहुत काम की हम बातें करने वाले, तो x की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ? h। क्या इतनी बातें से आप सब सहमत हो? अच्छा सर एक बात बताओ, मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए जो h, k से पास होती है और उसकी स्लोप है ये, तो क्या मैं उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ? बहुत आसानी से लिख सकते हैं सर। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? आप बात को घुमा नहीं रहे हो क्या? मेरा यकीन करिए शायद हम कुछ तो कर ही लेंगे। अगर मैं इस h, k पॉइंट पर ड्रॉ की गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ जिसकी ये स्लोप है, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ क्या? y - y1 यानी क्या? ध्यान से देखिएगा, y - k इज इक्वल टू m यानी क्या? स्लोप, जो कि क्या है सर? जो कि है 8/4 - h, और क्या सर? x - x1, तो x माइनस क्या? h। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरी एक छोटी सी बात का आप सब जवाब दीजिए, क्या हम जानते हैं ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन किसी और पॉइंट से भी पास होती है? ये स्ट्रेट लाइंस किसी और पॉइंट से भी पास होती है, क्या आप ये बात जानते हो? तो सर अगर ये स्ट्रेट लाइन किसी और पॉइंट से भी पास हो रही होगी तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को वो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है 7,14 से पास हो रही है, तो बेशक सर 7,14 विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। पर प्रॉब्लम आप समझने की कोशिश करना, जब मैं 7 और 14 यहाँ पास करूंगा फिर भी इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे h और k, तो क्या मैं h और k में कोई और रिलेशन भी बना सकता हूँ? एक तरीका और है सर, आपको पैराबोला दिया गया था तो h, के इस पैराबोला पर लाई करते हैं, तो h, के इस पैराबोला को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, तो रखवा देते हैं। तो x की जगह रखते हैं h, यानी क्या? h² माइनस कितना? 8h माइनस 16k। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? सर यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ, जो भी आपको ठीक लगे, h की या k की, जो भी निकालना चाहे, अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फिर से वही बात, मैं 16k को उस तरफ पहुँचाऊँ तो शायद मैं कुछ ऐसा लिख पा रहा हूँ, मैं 16 को यहाँ ले आता हूँ तो फाइनली क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, h² माइनस 8h अपॉन
16 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ k। मतलब अगर मैं ये h कॉमा k मान रहा हूँ तो इसको मैं मान सकता हूँ h कॉमा एच स्क्वायर माइनस 8h अपॉन 16, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वैसा माना जा सकता है क्योंकि इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो इस कर्व पर या पैराबोला पर लाई कर रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स बातें? क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ पा रहे हो? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रही है बात? अब क्या करना है सर? अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो क्या, पहली बात तो जो तरीके आपको बस सिखाए जा रहे हैं, कन्वेंशनल तरीके, ट्रेडिशनल तरीके, बस उसी पर क्वेश्चन है ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा अपने मन से आइडियाज़ डेवलप करने होंगे। जो गिवन डेटा है, जो गिवन क्लूज हैं, उनको यूज़ करके क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ना होगा। अब एक छोटी सी बात सर, 3 बातें सुनना। मैं पहली बात तो इस इक्वेशन को 7,14 से सेटिस्फाई करवाऊंगा, लेकिन उसी बीच मुझे ऐसा लग रहा है क्या मैं इस k को एलिमिनेट करने के लिए ये वैल्यू रिप्लेस कर दूं? बिल्कुल कर दूं सर। तो हम पहले तो क्या कर लेते हैं, 7,14 रिप्लेस कर देते हैं। तो 7,14 रिप्लेस करना चाहा तो y की जगह क्या आ जाएगा सर? 14। अच्छा, और x की जगह क्या आ जाएगा सर? x की जगह आ जाएगा 7। अब इस इक्वेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस h और k 2 वेरिएबल्स हैं। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं k को हटा दे रहा हूँ इस वैल्यू से। कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। तो मैं k की वैल्यू ये रख रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब आपका क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। यहाँ क्या लिखा है? 14 माइनस के, है ना? तो हो जाएगा 14 माइनस ये क्या था? k जो है आपका h स्क्वायर माइनस 8h अपॉन 16, आई थिंक h स्क्वायर माइनस 8h अपॉन 16। कोई आपत्ति तो नहीं है भाई इस बात से? इज इक्वल टू ये आपका आया 14 माइनस के, राइट? और 14 माइनस के में यहाँ क्या दिख रहा है? 8 अपॉन 4 माइनस h। तो ये कितना दिख रहा है सर? ये दिख रहा है 8 अपॉन 4 माइनस एच टाइम्स ये कितना दिख रहा है सर? ये दिख रहा है 7 माइनस एच। तो ये हो जा रहा है 7 माइनस एच। अब आपको फाइनली इस पार्ट को करना है सिंप्लीफाई। कैसे सोचेंगे? मेरे ख्याल से सर कोई और तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा नहीं दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। आई थिंक इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, है ना? ये दिख रहा है 4 माइनस एच, है ना? ये 16 और 14 का मल्टीप्लिकेशन तय है, क्योंकि इसके बिना इसमें सिंप्लीफिकेशन का स्कोप दिख नहीं रहा है। तो इसके अलावा तो मुझे कोई और चांस दिख नहीं रहा है। तो 16 और 14 का तो प्रोडक्ट होना तय है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है पूरी एक एच में इक्वेशन बनेगी जिसे हमें सॉल्व करना है। तो ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो भाई। 16 इंटू 14, अब ध्यान से देखना मैं कैसे कहता हूँ। मैं 14 को मान लेता हूँ 10 प्लस 4, तो 16 इंटू 10 160, और आई होप आप दिख रहे हो, 16 इंटू 10 160, और 16 इंटू 4, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 160 प्लस 64। अब 160 में अगर 40 ऐड किया तो 200, 200 में 24 और ऐड किया, आई थिंक सही बोल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 224। तो 16 इंटू 14 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 224 माइनस, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा कितना? एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 8h, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 16। उस 16 को मैं ले जाता हूँ इधर, है ना? उस 16 को हम लेके आए इधर, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में दिख रहा था 4 माइनस एच, इसे मैंने रखा इधर, है ना? यहाँ पर क्या दिख रहा है? 16 इंटू 8। अब सुनिएगा ध्यान से, आई थिंक 16 का 8 टाइम्स तो आप जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो 16 का 10 टाइम्स 160, 160 में से 16 का डबल यानी कितना? 32 सब्ट्रैक्ट करिए। अगर मैंने 160 में से 16 का डबल 32 सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 160 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 130, और 130 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना? 128। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ। तो कितना हो जाएगा? 128। अभी काम बाकी है, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास बचा हुआ है 7 माइनस एच। तो चीज़ें कुछ ऐसी मेरे ख्याल से आप सभी को दिख रही होंगी। अब क्या सर? सिंप्लीफाई करिए, कोशिश करिए चीज़ें और सिंपल करने की। तो देखो भाई, पहले मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। बिल्कुल, कोई और तरीका, कोई और आसान सी स्टेप दिख रही है क्या? क्योंकि मुझे 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एच भी आएगा। तो करते हैं, है ना? कोई और चांस मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 224 को। बिल्कुल करेंगे सर। तो जब आप 4 से 224 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दिखेगा भाई? ध्यान से देखो, कुछ और कैंसिलेशन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई बनाने का स्कोप देख रहा हूँ कि अगर कहीं से कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर मेहनत तो करवाएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है ना? तो पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया 224 को, तो कितना आ जाएगा? देखो 200 का 4 गुना 800, है ना? तो 800 आना तय है। और 24 का 4 गुना 24 का 4 टाइम्स होता है 96, 25 का 4 गुना 100, तो 24 का 96, तो हो जाएगा 896। तो 224 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 896। आई होप एवरीवन एग्रीज विद दैट। फिर क्या? 4 को यहाँ किया तो हो जाता है -4h स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 4 को यहाँ किया तो हो जाता है 32h, है ना? सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, है ना? -h से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -224 टाइम्स h। कोई दिक्कत तो नहीं भाई?
यहाँ माइनस एच से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस एच क्यूब, और यहाँ पे माइनस एच से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 8h आई बिलीव स्क्वायर। और यहाँ भी कर ही दे क्या, कोई और स्कोप या चांस दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का? मुझे बहुत अच्छा सा कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, तो शायद कैंसिल ही करना एक अच्छा तरीका है। तो अगर मैंने 7 का 128 का 7 टाइम्स किया, आप ध्यान से देखना, 7 का 1 टाइम्स आई थिंक 700 है ना, तो 700 आना तो तय है। मैं 28 का 7 टाइम्स कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अगर मैं चाहूँ तो पहले ऐसे ही कर लेता हूँ 128 का 7 टाइम्स, क्योंकि और कोई तरीका दिख तो रहा है लेकिन वो आपको शायद मुश्किल लगे। तो ध्यान से देखना, 7 का 8 टाइम्स 56, तो कैरी कितना 5, 7 का डबल 14, 14 प्लस 5 कितना 19, तो कैरी कितना 1, 7 का 1 टाइम्स 7 और प्लस 1 कितना 8, तो ये हो जाता है कितना 896। सर कुछ तो बड़ा मज़ेदार सा हुआ है, आप भी सब देख रहे होंगे क्या मज़ेदार सा हो रहा है। ये आ जा रहा है माइनस 128 टाइम्स एच। अब बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही होगी कि सर कम से कम एक बड़ा नंबर तो हट जा रहा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं सॉल्व करते हुए, बट ये ट्रिकी नहीं होगी, क्योंकि ध्यान से सुनना, अब बहुत काम की बात है। मैं कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, बहुत गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। पहले तो आपको एच क्यूब दिख रहा है, लेट्स कीप दिस एच क्यूब एज इट इज़। अब सुनिएगा ध्यान से, एच क्यूब के अलावा अगर अब मैं बात करूँ स्क्वायर वाली टर्म्स की, तो स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? सर स्क्वायर वाली टर्म्स है -4h स्क्वायर और -8h स्क्वायर, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा -12h स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और क्या दिख रहा है सर? अब आई थिंक एच वाली ही टर्म्स बाकी हैं, तो एच वाली टर्म्स को एडजस्ट करते हैं। ध्यान से देखना, एक छोटा सा काम, मैं 128 को इधर लाता हूँ तो 32 में ऐड हो जाएगा, तो 128 में 2 ऐड किया तो 130, 130 में 30 ऐड किया तो 160। अब 224 में से 160 सबट्रैक्ट करना है, अभी जस्ट ऐड किया था, आप याद करो, फिर से ध्यान सुनिएगा। 224 में से 160 सबट्रैक्ट करना है। देखो 160 में ऐड करते हैं, तो 160 में अगर 40 ऐड किया तो 48 किया तो 200, और 24 ऐड किया तो आई थिंक 40 प्लस 24 कितना, आई थिंक 64। तो ये हो जाएगा कितना, एच क्यूब -12h स्क्वायर -64h। कुछ और तो नहीं बचा है, बस क्रॉस चेक कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्या इस क्यूबिक का एक बेसिक सा आइडिया आप सोच पा रहे हो? सर मुझे तो बड़ा आसान सा तरीका दिख रहा है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले h कॉमन क्यों नहीं लेते हो? बिल्कुल लेना चाहिए। तो जैसे ही मैंने h कॉमन लिया, तो h कॉमन लेते ही मुझे क्या दिखेगा? ध्यान से देखो भाई, h कॉमन लेते ही ये बन जाएगा h स्क्वायर -12h -64, है ना। तो जैसे ही आपने h कॉमन लिया तो ये बन जा रहा है h स्क्वायर माइनस कितना, आई थिंक 12 या 16, दैट वाज 12, है ना। सो 12h -64 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही है 12h -64। अब आप एक बात समझो, यहाँ से h की जो वन ऑफ द वैल्यूज आई एम गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी 0। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जो दूसरी दो वैल्यूज मिलेंगी उनको लेकर क्या ओपिनियन है? तो यहाँ से h की एक वैल्यू तो सॉर्ट आउट होगी क्या? 0। इस बारे में बात करेंगे। दूसरी दो वैल्यू शैल से यहाँ से मिलेगी, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं h स्क्वायर। अब देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मुझे प्रोडक्ट चाहिए 64 और सम चाहिए -12। आई थिंक 16 और 4 ये काम कर सकते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, -16h + 4h, है ना, -64 इज इक्वल टू 0। डू यू ऑल एग्री विद दिस, जो भी हमने किया? हाँ सर ये तो सॉर्टेड सी बात है। अभी क्या, ध्यान से देखो, आई थिंक यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, h -16 एक फैक्टर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, h -16। बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या कॉमन लिया था, h, यहाँ भी h -16 में लाना है तो 4 कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, h + 4। ये क्या बन जाएगा भाई, h + 4। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो सर h की एक वैल्यू 16 और एक वैल्यू -4 भी मिलेगी, तो h की एक वैल्यू क्या मिलेगी भाई, -4, और h की एक वैल्यू क्या मिलेगी, 16। ये जो तीन वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, These 3 values which you all are getting, शैलाई से इन तीन वैल्यूज़ को देखकर मैं बहुत आराम से, बहुत इजीली k की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। सर k की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि जनाब आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था फीट ऑफ द नॉर्मल्स, मतलब ये जो नॉर्मल का फीट है, आपसे ये पूछा जा रहा था। ये मतलब क्या, h कॉमा के। सर तीन वैल्यूज़ क्यों आई? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि उस पॉइंट से आप एक ही नॉर्मल ड्रॉ करें, वहाँ से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स बन सकते हैं। तो उन तीनों नॉर्मल के जो फीट होंगे वो h कॉमा के होंगे, और h की हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो k की वैल्यू क्या है? सर k बेसिकली कुछ नहीं है, h स्क्वायर -8h/16 है। k कितना है सर? k है आपका, k जो आपने निकाला है वो है आपका, आई एम रियली सॉरी, k कितना है भाई, h स्क्वायर -8h/16 आई बिलीव। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, h स्क्वायर
-8h/16। अब सर मुझे h पता है, h की वैल्यू अगर 0 रखा तो ये पूरा 0, तो k की वैल्यू कितनी 0, तो जब h 0 है तो k भी कितना, आई थिंक मैं यहाँ लिखूँ तो कोई आपत्ति नहीं होगी, k कितना 0। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर जब h -4 हुआ तो देखो भाई, -4 का स्क्वायर आई थिंक 16, -8 इंटू -4 ये कितना हो जा रहा है 32, लेकिन +32, 16 + 32 कितना, आई थिंक 48, सही है क्या? 16 का 48 कितना टाइम्स, आई थिंक 3 टाइम्स, है ना? तो कितना हो जा रहा है, k का वैल्यू 3। तो अगर h -4 है तो k का वैल्यू कितना है 3, ये आपका दूसरा वैल्यू है। और जब h का वैल्यू 16 है, जब h का वैल्यू 16 है तो ध्यान से देखो, 16 और 16 इस 16 से कैंसिल, आप सुन रहे हो क्या? तो कितना बचेगा 16 - 8, और 16 - 8 मतलब कितना 8। तो इस केस में k की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जहां पर आप नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो जो परपेंडिकुलर बनेंगे, एक कोऑर्डिनेट होगा 0,0, एक होगा -4,3 और एक होगा 16,8। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति कि आपके 3 फीट क्यों बने? क्योंकि आप मैक्सिमम 3 परपेंडिकुलर्स यानी नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हो किसी एक पॉइंट से किसी भी पैराबोला पर मैक्सिमम। और उन फीट के जो वो पैराबोला पर लाई करेंगे, वो नॉर्मल्स के जो फीट होंगे जहां पर वो नॉर्मल आपने ड्रॉप किया उस पैराबोला पर, उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, -4,0, 16,8। और ये तीनों नॉर्मल्स आपके कहाँ जाकर मिल रहे होंगे? ये तीनों नॉर्मल्स आपके कॉन्करेंट होंगे किस पॉइंट के लिए? 7,14 के लिए, क्योंकि इससे तो ये डेफिनेटली पास होंगे ही होंगे। क्या आप ये पूरा सिनेरियो विजुअलाइज कर पा रहे हो? इस क्वेश्चन ने बहुत कंफ्यूज तो नहीं कर दिया स्टूडेंट्स आपको? क्या ये कहानी सॉर्ट आउट हो रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे चीजें हो रही हैं? आई होप इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। इस पार्ट को अच्छे से देख के समझो, अगर कोई भी दिक्कत रही हो, कोई भी परेशानी अभी तक रही हो तो आई होप आपने ये पार्ट अच्छे से समझा। हमने नॉर्मल को लेकर अभी चीज़ें सिंपल सी समझी है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब कहीं पर भी वो लाई कर रहा है, पैराबोला पर ना भी करे तो वहाँ से कैसे नॉर्मल ड्रॉ होंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया, और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेंगे अगले लेक्चर में। आई थिंक आज के क्वेश्चन के थ्रू क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि नॉर्मल पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है और उन पर किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हम सिंगेज जो आपकी बुक है मैथमेटिक्स की, जो कि आपको IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की आपको तैयारी करवा रही है, पूरा 11th और 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो रहा है। कॉम्प्रहेंसिवली कैसे सर? क्योंकि आप यकीन करिए ये पैकेज जो है ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपका हर एक एंगल, हर एक पहलू ये आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। ये आपकी एक अच्छी तैयारी करवाएगा। कैसे अच्छी सर? क्योंकि ये आपके पूरे JEE एडवांस तक के थरो, मतलब एकदम डिटेल्ड सिलेबस की हर एक बारीकी को पकड़ता है, हर कंसेप्ट पे कई सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स देता है, और उसमें एक्सरसाइजेस और JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको एकदम थरो तैयारी करवाता है, और वही सब हम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जनाब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन का कंसेप्ट नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट करिए। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप एक और छोटा सा काम करिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट दिखेगा, जहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको एक्सेसिबल होगी और आप अच्छे से हर एक लेक्चर अटेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी हम पूरे तरीके से करवाएंगे। आप बस अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड करिए और हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। बस यही फंडा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना, अगर रेलेवेंट रही तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।